नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने और आतंकवाद को मिल रहे पाक संरक्षण की हकीकत दुनिया में साबित करने की भारतीय कूटनीतिक प्रयास को एक और कामयाबी मिली है। वैश्विक स्तर पर आतंकी संगठनों पर नजर रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा। पेरिस में हुई बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सबूत पेश किए और कड़े शब्दों में उसे ब्लैक लिस्ट देशों की सूची में डालने की वकालत की। वहीं पाकिस्तान सरकार ने जमात उद दावा जैसे संगठन को बैन कर मांग की कि उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन FATF ने पाकिस्तान की मांग को न सिर्फ खारिज किया है बल्कि चेतावनी भी दे दी है कि अगर अक्टूबर तक पाक आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। आज विशेष में बताएंगे FATF बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में, FATF की काली सूची में डालने पर पाकिस्तान और उसकी अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ेगा और क्यों है दुनिया में FATF का इतना महत्व। तो आइए शुरू करते हैं विशेष। पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के बाद से पूरे विश्व से पाकिस्तान पर उंगलियां उठ रही हैं। वैश्विक स्तर पर आतंकी संगठनों की फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को उसके नापाक हरकतों के चलते ग्रे लिस्ट की सूची में बरकरार रखा है। आतंकी फंडिंग पर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए FATF ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकी संगठनों की फंडिंग को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। इसके लिए FATF ने उसे अक्टूबर तक का वक्त दिया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी पाकिस्तान पर दबाव बना रही हैं। फ्रांस स्थित आतंकी संगठनों को दिए जाने वाले वित्त पोषण पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस साल अक्टूबर तक के लिए पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया है। 17 से 22 फरवरी तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई इस संस्था की बैठक में ये निर्णय लिया गया। हालांकि भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को काली सूची में डाला जाए। हमारा हिंदुस्तान जो है FATF में और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम तरह की इंफॉर्मेशन उनके सामने रख रहा है कि कैसे पाकिस्तान टेरर फंडिंग में, टेरर की फाइनेंसिंग में और टेररिज्म को कैसे पाकिस्तान सहायता कर रहा है। तो वो चीज़ें हिंदुस्तान पहले से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, इंटरनेशनल फोरम में रखता आया है। अभी भी हिंदुस्तान ने पूरे पुरजोर तरीके से वही चीज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क एक सही प्लेटफॉर्म पे जहां हमें इस चीज़ को रखना चाहिए था, सही समय पे ये चीज़ रखी है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। पुलवामा में CRPF के जवानों पर हुए हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के शामिल होने के बाद भारत ने FATF से पाकिस्तान को काली सूची में डालने के लिए मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा था। भारत की दलील थी कि आतंकियों की फंडिंग पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन इस संस्था ने पाकिस्तान को आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अक्टूबर तक का समय दे दिया है। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान यदि आतंकियों की वित्तीय मदद रोकने के लिए उचित और पर्याप्त कदम नहीं उठाता तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान को FATF से 7 महीने करीब 200 दिनों का समय मिल गया है। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही इस संस्था की ग्रे सूची में मौजूद है। आज फ्रांस में निर्णय हुआ है कि पाकिस्तान जो पिछले साल से 2018 से ग्रे लिस्ट में है वो अभी ग्रे लिस्ट में रहेगा और भारत का तो ये प्रयास रहेगा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, पर शायद उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे जैश-ए-मोहम्मद है, लश्कर-ए-तैयबा है और जमात उद दावा वगैरह है, वो तो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा उनके पास पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान की एजेंसी से आ रहा है या पाकिस्तानियों सिटीजन्स के थ्रू आ रहा है। पेरिस में करीब एक सप्ताह तक चले बैठक के बाद
FATF ने पाकिस्तान को चेताया है कि वो आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए एक्शन प्लान पर काम करे। संस्था ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया है कि जनवरी 2019 तक पाकिस्तान ने इस संबंध में कुछ खास नहीं किया है और मई 2019 तक के लक्ष्य को पाने के लिए और एक्शन प्लान पर काम करने में कोताही बरत रहा है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन अब हकीकत हमें देखनी पड़ेगी कि वो बैन कितना प्रैक्टिकल होता है। क्या उस बैन के बाद उसको वहां एक्टिविटी नहीं करने दी जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन को, या बैन के बाद क्या ये होगा कि ऑफिशियली बैन कर दिया जाए लेकिन फिर भी जिस तरह के पाकिस्तान के नेता हैं कहीं ये ना हो कि फिर भी उसको वो सपोर्ट करते रहें। तो ठीक है, ऑफिशियली उसको बैन कर दिया गया है, बट ये चीज हमें देखनी होगी कि वो बैन कितना प्रैक्टिकल साबित होता है। ये चीज वक्त हमें बताएगा। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और FATF की नाराजगी से बचने के लिए दिखावे के तौर पर जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद और उसके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही उसने जमात उद दावा की चैरिटी शाखा फलह इंसानियत पर भी पाबंदी लगाई है, लेकिन ये पाकिस्तान का एक छलावा भर है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान की ये कार्रवाई वैश्विक संगठन FATF की संभावित कार्रवाई से बचने की कवायद का हिस्सा है। FATF ने पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए पिछले साल भी पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल कर दिया था। इस बार की बैठक में सबसे खास बात ये रही कि हमेशा पाकिस्तान को कार्रवाई से बचाने वाले चीन और सऊदी अरब ने भी ग्रे लिस्ट से बाहर आने की उसकी मांग का समर्थन नहीं किया। फिलहाल उत्तर कोरिया और ईरान को इस संस्था ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। इस बार FATF की बैठक में 205 क्षेत्राधिकारों के 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस बैठक में वैश्विक स्तर पर वित्तीय प्रणाली की जांच और सुरक्षा को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों और आतंकियों को कब से पनाह दी जा रही है, इसे लेकर अलग अलग बातें हैं, लेकिन इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादी गुटों की बड़ी पनाहगाह है। पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पहले भी पाकिस्तान को उसके इस हरकत के लिए न केवल चेतावनी दी बल्कि इसे ग्रे सूची में भी डाल दिया है। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का बड़ा पनाहगाह है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार साबित हो चुकी है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय देशों से विकास के नाम पर लिए गए कर्ज को आतंकवादी संगठनों को न केवल मुहैया कराता है बल्कि उनके आतंकी गतिविधियों में शरीक भी रहता है। पाकिस्तान के इस बेजा हरकतों पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पहले भी कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है, साथ ही उसे ग्रे सूची में भी डाल रखा है। पाकिस्तान को जो फंडिंग होती है दुनिया भर से विकास के लिए, आज पाकिस्तान में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की हालत ये है कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो चुके हैं। इतने कम फॉरेक्स रिजर्व हैं कि जो फंडिंग या लोन मिले हुए हैं उनको वापस करना तो पाकिस्तान की आज औकात है ही नहीं। पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि जो उसने ग्लोबल फॉरेक्स लोन लिए हुए हैं उनका ब्याज तक देना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का काम हुआ पड़ा है। अब पाकिस्तान उनका क्योंकि ब्याज तक नहीं दे पा रहा तो ये दिख रहा है कि वो पैसा कहीं ना कहीं गलत हरकतों में लगा है। आतंकवाद को वित्तीय मदद रोकने को लेकर पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर FATF ने पिछले साल यानी 2018 में भी असंतोष जताया था। FATF ने कहा था कि अगर पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग निरोधी निगरानी संगठन द्वारा काली सूची में डाले जाने से बचना चाहता है तो उसे अपने कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इस मुद्दे पर पाकिस्तान हमेशा झूठा दावा करता रहा, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे कैटेगरी में है, तो यानी कि ऑलरेडी ये चीज़ दिख रही है कि पाकिस्तान के हालचाल ठीक नहीं है। अब ब्लैक लिस्टिंग होने की एक संभावना है
क्योंकि पाकिस्तान जो है कई तरह की गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है। वही चीज़ इंडिया पुश कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए, और ऑलरेडी पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा आपको, ग्रे लिस्टिंग में है। पाकिस्तान के दावे की जांच करने के लिए साल 2018 में FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप की 9 सदस्यीय टीम पाकिस्तान गई थी। ये टीम 12 दिनों तक पाकिस्तान में रही। टीम ने अपनी जांच में पाया कि आतंकी फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने जो प्रयास किए हैं और कानूनी ढांचा बनाया है, वो कुछ खास कर पाने में नाकाफी है। ये ढांचा आतंकी फंडिंग के सुगठित तंत्र को खत्म कर पाने में सक्षम नहीं है। इस जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर वो FATF को संतुष्ट नहीं कर पाया तो उसे काली सूची में डाले जाने का खतरा बढ़ जाएगा। FATF ने कहा कि आर्थिक संकटों से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी साल 2012 और 2015 के बीच पाकिस्तान को इस सूची में रखा गया था। इसमें 2012 से 15 तक एक बार पहले भी पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में रह चुका है। ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि जो देश उन पर जिन पे सस्पेशन है कि वो कार्रवाई ऐसी नहीं कर रहे जिससे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग हो, तो उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और अगर ये प्रूव हो जाए कि वहाँ से फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की हो रही है और जो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। और इस समय केवल ईरान और नॉर्थ कोरिया 2 ऐसे देश हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट में हैं। पाकिस्तान ने ग्रे सूची में शामिल होने के बाद भी आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों को जो खासकर भारत में सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाते हैं और मासूम लोगों की हत्या करने में लगे रहते हैं, उन्हें आतंकी संगठन मानने से इनकार करता रहा है। इनमें जमात-उद-दावा और उसका प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए मोहम्मद और उसका सरगना मसूद अजहर समेत तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के कई बड़े आतंकी शामिल हैं। ये आतंकी संगठन खुलेआम लोगों से चंदा करते हैं, इनकी खुलेआम रैलियां होती हैं और इन रैलियों में खुलेआम ऐसी बातें की जाती हैं जो लोगों को चरमपंथ की तरफ धकेलती हैं। अब धीरे धीरे दुनिया के अधिकतर देश पाकिस्तान का जो कहता है उस पर से उनका विश्वास हट गया है और आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर दबाव और बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आतंकी फंडिंग पर पाकिस्तान के दावे और हकीकत में अंतर साफ देखा जा सकता है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान सरकार कुछ कदम उठाती है। इन संगठनों के नेता नजरबंद होते हैं, दफ्तर बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चेहरे फिर नजर आने लगते हैं। गतिविधियां भी वही होती हैं, बस संगठन का नाम बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए आतंकी फंडिंग रोकने की दिशा में ठोस कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसे काली सूची में डाल देगा और ऐसा होने पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो जाएगी। आतंकी समूहों को संगठन देने के मामले में पाकिस्तान की लगातार किरकिरी होती रहती है। भारत ने भी कई मौकों पर आतंकवाद के मुद्दे पर कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान सरकार आतंकी गुटों और संगठनों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का दावा करती रही है। हालांकि हर बार पाकिस्तान की कोशिश सिर्फ दिखावा ही साबित हुआ है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को काली सूची में डालने की पहल की थी। हालांकि इस टास्क फोर्स ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को वित्तीय मदद रोकने के लिए समुचित और पर्याप्त कदम नहीं उठाता है तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से करीब 200 दिन का समय मिल गया है। अगर इस डेडलाइन तक पाकिस्तान ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने साफ किया है कि पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही इस संस्था की ग्रे सूची में मौजूद है।
पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद ही खराब है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया है कि वो तेल का आयात बिल भुगतान करने लायक भी नहीं बचा है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा महज 8 अरब डॉलर बची है। पिछले साल जब इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब से पाकिस्तान खुद को डिफॉल्टर होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी मदद की गुहार लगाई थी। पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिए चीन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की ओर देखना पड़ रहा है। विदेशी मुद्रा के मामले में पाकिस्तान की हालत लगातार खराब हो रही है। पाकिस्तानी रुपए की विनिमय दर 140 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गई है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। पाकिस्तान से आयात होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 200% कर दिया गया है। कल को पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाता है, उसको इंटरनेशनल मनी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो पाकिस्तान दिक्कत में आ जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा और पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, वो कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है। तो पाकिस्तान में जब पैसा नहीं होगा तो कंट्री कैसे चलेगी? जब कंट्री नहीं चलेगी तो संभावना यह है कि एक दिन पाकिस्तान के लोग ही उनकी सरकार से पूछेंगे कि आपकी घटिया हरकतों के कारण देखिए देश का क्या हाल हो गया, और पाकिस्तान की सरकार भी जब पैसा नहीं होगा तो दबाव में आ जाएगी। क्योंकि इस समय पाकिस्तान IMF के सामने गया हुआ है झोली फैलाकर, और शायद $6 बिलियन उनको चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास केवल 2 महीने की इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज इस समय बची है। और हम देख रहे हैं कि जो भी हर देश के सामने वो झोली फैला रहा है, चाहे वो चीन हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, UAE हो। आर्थिक तंगी के बीच अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आने वाले समय में पाकिस्तान को काली सूची में डाल देता है, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी। काली सूची में डाले जाने का मतलब है कि संबंधित देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के खिलाफ जंग में सहयोग नहीं कर रहा है। अगर भविष्य में पाकिस्तान को काली सूची में डाल दिया जाता है, तो पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे देश पाकिस्तान में निवेश करना बंद कर देंगे। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मिलना बंद हो जाएगा। विदेशी कारोबारियों और बैंकों को पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां पाकिस्तान में अपना कारोबार समेट सकती हैं। पाकिस्तान को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ADB और यूरोपियन यूनियन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच जैसी कंपनियां उसकी रेटिंग भी घटा सकती हैं। होगा क्या कि अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो जो इंटरनेशनल फंडिंग बॉडीज हैं, जैसे IMF हो गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गई, उनकी तरफ से पाकिस्तान को लोन मिलने की संभावना कम हो जाएगी। सिमिलरली जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जिसकी पाकिस्तान को आज बहुत ज़रूरत है, वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी रेटिंग्स देखते हैं, लिस्टिंग्स देखते हैं। अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो संभावना ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो मल्टीलैटरल संस्थाएं हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे जो फंडिंग पाकिस्तान को आती है उस पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि वो एजेंसीज कहेंगी कि पहले आप टेररिज्म के खिलाफ अपना एक्शन मजबूत करिए, नहीं तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अगर अपनी अर्थव्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ाना है तो उसे हर हाल में आतंकी फंडिंग रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करनी होगी। आने वाले वक्त में उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए एक नजर डालते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर, जानते हैं कि इसका गठन कब हुआ और इसका मकसद क्या है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में आम लोगों में बहुत ही कम जानकारी है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादियों को वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाए रखने से जुड़ी खतरों से निपटना है। इन खतरों से निपटने के लिए ये मंच नीतियां बनाती है,
साथ ही ये संस्था इन खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देती है। FATF एक नीति निर्माण निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करती है। ये टास्क फोर्स धन शोधन और टेरर फंडिंग का सामना करने के लिए मानक निर्धारित करती है, नीतियां बनाती है और उन नीतियों को बढ़ावा देती है। उस समय एक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा समस्या थी, वो थी ड्रग्स की, कि जैसे ओपियम है, marijuana है, कोकेन है, ये दुनिया में एक देश से दूसरे देश जाती हैं। जब वो स्ट्रीट्स पे बिकती है और उसके बिकने के बाद वो पैसा कैसे फिर दूसरी जगह, जहाँ अफगानिस्तान हो, जहाँ या कोलंबिया हो, जहाँ वो ड्रग्स चलती है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो सब मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और ड्रग्स के नाम से तो ट्रांसफ़र नहीं होता, तो उसको रोकने के लिए ये संस्था बनी थी। बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय संस्थानों के सामने मौजूदा खतरों को देखते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन 1989 में G7 देशों की पेरिस में हुई बैठक में हुआ था। शुरुआत में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। 2001 में इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसके कार्य क्षेत्र में आतंकी फंडिंग को रोकना भी शामिल हो गया। इसके बाद से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आतंकी फंडिंग पर रोक के लिए नीतियां बनाती है और उनके प्रभावी अमल पर भी नजर रखती है। पर 2001 में जब 9/11 जब ट्विन टावर जब अमेरिका पे हमला हुआ, तो इन्होंने अपना एक जो काम करने का स्कोप है वो बढ़ाया और उसमें एंटी टेररिज्म भी फाइनेंसिंग जो है उसको भी अपने स्कोप में लिया। और उसके बाद 7-8 उन्होंने नई रिकमेंडेशंस उसमें लगाई, क्योंकि ज़्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं और जनता से पैसा लेते हैं कि स्कूल चला रहे हैं या अस्पताल चला रहे हैं, पर वो पैसा फिर वो डाइवर्ट करते हैं अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए। शुरुआत में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 16 सदस्य देश थे। 1991 और 1992 में इसका दायरा बढ़ा और सदस्यता 28 तक पहुंच गई। 2000 तक इसकी सदस्यता 31 तक पहुंच गई। फिलहाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कुल 38 सदस्य हैं। इनमें 36 देश के साथ 2 क्षेत्रीय संस्था, यूरोपियन कमीशन और गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल शामिल है। एक तरह से टास्क फोर्स दुनिया के सबसे प्रमुख वित्तीय देशों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत 2010 में FATF का सदस्य बन गया। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया और सऊदी अरब इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष सदस्य देशों में ही 1 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल 30 जून को खत्म होता है। अध्यक्ष ही FATF प्लानरी बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की डिसीजन मेकिंग बॉडी FATF प्लानरी है, जिसकी हर साल 3 बार बैठक होती है। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में है। अच्छे बड़े कंट्रीज हैं, सब इसके सदस्य हैं और ये फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है, पर इसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो कुछ सैंक्शंस वगैरह लगा सके। ये केवल ब्लैक लिस्ट में डाल सकती है, जो कि एक देश को बदनाम करने के लिए और उसको प्रूव करने के लिए कि भाई आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो ठीक है, पर उसके पास ऐसी क्षमता नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए FATF ने सिफारिशों की सीरीज तैयार की है, जिसे इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के तौर पर पहचान मिली है। पहली बार FATF ने 1990 में सिफारिशें जारी की, जिसमें 1996, 2001, 2003 और 2012 में संशोधित किया गया, जिससे बदलते हालात में इन नीतियों की प्रासंगिकता बनी रहे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नीतियों पर अमल की निगरानी करती है। ये देखती है कि दुनिया के तमाम देश उन उपायों को अपना रहे हैं या नहीं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर रोक लग सके।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के खतरे से निपटने के लिए 40 सुझावों के साथ ही 9 विशेष सुझाव दिए हैं। दुनिया के तमाम देशों ने इन सुझावों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के तौर पर स्वीकार किया है। इन चुनौतियों से निपटने में ये सुझाव काफी कारगर साबित हुए हैं। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।